हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज चर्चा करेंगे मौलिक कर्तव्यों की। और मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में या आगे पूछे जा सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग टेस्ट के रूप में अभी आगे की सेशन में देखेंगे। अभी आपके साथ चर्चा करेंगे मौलिक कर्तव्य, उसकी इम्पोर्टेंस, उसको किस तरीके से संविधान में कब और किस रूप में स्थापित किया गया, उसका किस तरीके से संविधान में स्वरूप है, उस स्वरूप को रखने के पीछे का उद्देश्य क्या है, इन सारी चीजों पे चर्चा आइए करते हैं। भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है, इसको इस शुरुआत से नहीं था। मौलिक कर्तव्यों को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था। इसको नैतिक, सामाजिक और जिम्मेदारी, राष्ट्रीय जिम्मेदारी का एक समूह माना जाता है मूल कर्तव्य को। और इसको संविधान के भाग 4A में जो आर्टिकल नंबर 51A है, उसी के तहत इसको जोड़ा गया है। उसके तहत इसको वहां पर एक्सप्लेन किया गया है। यानी कहाँ पे है, तो आर्टिकल 4A, भाग 4A के आर्टिकल 51A के अंतर्गत इसको जगह दी गई है। ये कर्तव्य जो हैं, जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि नागरिक अधिकारों का उपयोग करते समय राष्ट्रहित और समाज के प्रति अपने दायित्व को ना भूलें। जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उस मौलिक अधिकार से इसको जोड़ा गया है। यानी कि मौलिक अधिकार तभी पूरे हो सकते हैं जब आप किसी को उसके कर्तव्यों का भी एहसास कराएं कि मौलिक कर्तव्य भी उसका दायित्व है। तो यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं, वो मौलिक कर्तव्यों से जुड़े हुए हैं। अगर इसके इतिहास की बात करें, उत्पत्ति की बात करें, तो इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसकी किस समिति की सिफारिश पे, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 1976 में। उससे पहले ये भारत के संविधान में शामिल नहीं था। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के अनुसार शुरुआत में 10 मूल कर्तव्यों को एक भारतीय संविधान में जगह दी गई। और 86 नंबर वाला संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और ये वो संशोधन है जिसके द्वारा मूल अधिकारों के अंदर, डीपीएसपी के अंदर और मौलिक कर्तव्य के अंदर, तीनों के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया। यानी शिक्षा को महत्व दिया गया। और शिक्षा को महत्व देते हुए मूल अधिकारों में, डीपीएसपी में और उसके साथ साथ मौलिक कर्तव्यों में भी शिक्षा से जुड़ा हुआ क्लॉज जोड़ा गया। और अगर इसके ओरिजिन की बात करें, तो सोवियत संघ से ये प्रेरित है, यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है। वहां पर अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है और ये उसी से जुड़ा हुआ है। क्या क्या है मौलिक कर्तव्य, ये आपको याद रहना चाहिए। 11 मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं, मूलतः 10 जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और जो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों की इसको शिक्षा दिलवाना, इसको 2002 में 86वें नंबर संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या क्या चीजें हैं, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, इसका आदर करना। आपको इसे इसी रूप में याद रखना है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना और उसको अक्षुण्ण बनाए रखना, देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करना, सब भारत के सभी लोगों में सामंजस्य और भाईचारे की भावना बढ़ाना। पांचवा है महिलाओं के प्रति सम्मान और उनके साथ हिंसा से बचना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना और उसे संरक्षित करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, जैसे पेड़, वन्य जीव, नदियां, झीलें, ये सारी की सारी चीजें प्राकृतिक पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, जैसे पेड़, वन्य जीव, नदियां, झीलें, ये सारी चीजें। वैज्ञानिक सोच,
मानवतावाद और सुधार की भावना को प्रोत्साहित करना। उसके साथ साथ सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से बचना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा से बचना, और अंत में है शिक्षा। शिक्षा का के से संबंधित कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलवाना, यानी कि जो मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया है उसी को मूल कर्तव्य के साथ पूरित किया गया है कि ये वो बच्चों का अधिकार है और ये अभिभावक का दायित्व है कि बच्चों को शिक्षा सुनिश्चित करे। तो ये मौलिक कर्तव्य हैं। अगर इनकी विशेषताओं की बात करेंगे तो कई बार विशेषताएं लिखने के लिए आती हैं कि मौलिक कर्तव्यों की क्या विशेषताएं हैं। तो ये कर्तव्य नैतिक और नागरिक दायित्व की तरीके से हैं, लाइबिलिटीज हैं, जो एक तो एथिकल है, दूसरे जो है ये सिटीजन्स की लाइबिलिटीज है, और उस रूप में है कि आपको भी कुछ करना है, आपको अधिकार मिला है तो आपको हम दायित्व भी दे रहे हैं। उसके साथ साथ ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में बाध्यकारी नहीं माना जाता, न्यायपालिका इनका उल्लेख करती है। और राज्य की जिम्मेदारी, राज्य को चाहिए कि इन कर्तव्यों को प्रचारित करे, नागरिकों में इसके पालन की भावना को विकसित करे, और इस तरीके से लोगों को तैयार किया जाए कि वो मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों और जुझारू बने। न्यायपालिका का अगर दृष्टिकोण देखेंगे आप तो कुछ केसेस को आपको याद रखना है, जैसे एम्स स्टूडेंट्स यूनियन वर्सेस एम्स 2002 का एक मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूल कर्तव्य भी नागरिकों के जीवन का आवश्यक भाग है। जो मूल कर्तव्य है वो नागरिक के जीवन का एक आवश्यक भाग है और उससे नागरिक बच नहीं सकते हैं। उसी तरीके से रंगनाथ मिश्रा कमीशन था, इन्होंने कहा था कि शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, महिला अधिकार जैसे विषयों में मूल कर्तव्यों को कानूनी रूप देने की सिफारिश उन्होंने किया था कि शिक्षा वाला, पर्यावरण संरक्षण, महिला अधिकार जैसे जो ये भाग हैं, पार्ट हैं मौलिक कर्तव्य के, इनको सबको कानूनी रूप दे दिया जाए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता, उसका दायित्व है और उस दायित्व का वो निर्वहन नहीं करता, तो उसको लीगली जिम्मेदार बनाया जाए। तो मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों को याद दिलाता है कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का निर्वहन भी जरूरी है। ये राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता और पर्यावरणीय संतुलन जैसे उद्देश्यों में योगदान करते हैं। भले ये बाध्यकारी ना हो, परंतु एक उत्तरदायी नागरिक के लिए इनका पालन करना आवश्यक होता है और ये उस रूप में अपने को स्थापित करते हैं। तो ये आपने देखा, हमने चर्चा किया मौलिक कर्तव्यों की। मौलिक कर्तव्य को आपको अपनी बुक से अच्छे से 4-5 बार बुक रीडिंग करना है ताकि इस पर एक अच्छी पकड़ बन जाए। सारे मौलिक कर्तव्यों को याद कर लीजिए जो 11 हैं क्रम से। अब उसके बाद देखिए दूसरा जो आज का टॉपिक है वो है संविधान का संशोधन। संविधान का संशोधन ये भाग 20 के अंतर्गत आर्टिकल 368 है, जिसमें संविधान के संशोधन की चर्चा की गई है। भारत का जो संविधान है उसमें संशोधन के लिए भी ऑप्शन है। समय के साथ जो चीजें जिस रूप में हमें नवीन करनी है, चेंज करना है, उसकी व्यवस्था भी संविधान निर्माताओं ने संविधान के अंतर्गत दे दिया है। तो पहली चीज जो याद रखना है कि संविधान के भाग 20 के आर्टिकल 368 में ये व्यवस्था दी गई है कि संसद, केवल और केवल संसद अगर चाहे तो वो संविधान में संशोधन कर सकती है। तो संविधान में संशोधन की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। भारत का संविधान एक लचीला, कठोर दोनों प्रकृति का दस्तावेज है। इसकी ये विशेषता को बनाए रखने के लिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है ताकि ये लचीला और कठोर दोनों स्वरूपों में बना रहे, ताकि समयानुसार आवश्यक सामाजिक, राजनैतिक और कानूनी परिवर्तनों को स्वीकार किया जा सके। संविधान संशोधन के अगर प्रावधान की बात करेंगे तो आर्टिकल 368 जो संविधान संशोधन का प्रावधान है, आर्टिकल 368 इसमें ये संशोधन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है और बताता है कि किन संशोधनों को किस प्रक्रिया से पारित किया जाएगा और किस स्वरूप में पारित किया जाएगा। साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत और राज्य की स्वीकृति, 3 तरीके से संविधान में संशोधन हो सकता है। एक साधारण बहुमत से होगा,
दूसरा विशेष बहुमत से होगा, और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे से कम आधे राज्यों की, आधे से अधिक राज्यों की सहमति से होगा। तो जो संघीय विषय होगा, जो संघीय विषय है, वो विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति से होगा। और जो ये साधारण बहुमत से है, ये संशोधन तो होगा, लेकिन इसको 368 के अंतर्गत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। 368 के अंदर संविधान का संशोधन ये विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति, इन दोनों से ही ये जुड़ा हुआ माना जाएगा। अगर साधारण बहुमत से बात करें तो देखिए, केवल संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से ये प्रक्रिया कंप्लीट हो सकती है। और इसमें जैसे नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, नागरिकता अधिनियम है ना, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण, इन सब से रिलेटेड चीजों के बारे में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन विशेष बहुमत से, जैसे 42वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां हुआ, ये सब कैसे हुआ था? ये विशेष बहुमत से हुआ था। इसमें संसद के दोनों सदनों के 2/3 उपस्थित और 2/3 मतदान करने वाले सदस्यों और कुल सदस्यों का बहुमत होना मस्ट है। इसको विशेष बहुमत कहते हैं। 2/3 का मतलब 66% हो गया। ठीक। और उसके बाद विशेष बहुमत के साथ, यानी कि ऊपर वाली व्यवस्था तो होगी ही, प्लस कम से कम आधे राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उसके संदर्भ में अपनी स्वीकृति दे। जैसे जीएसटी काउंसिल के लिए जो बिल लाया गया था, जीएसटी अधिनियम, उसको आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी लेनी थी, क्योंकि उस कर का ऐसा मुद्दा था जो संघीय विषय वस्तु से जुड़ा हुआ था। इसमें जैसे राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, इनकी सबकी शक्तियों से जुड़ा हुआ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनकी सबकी संरचना से जुड़ा हुआ मामला हो, या ऐसा कोई कर की व्यवस्था हो जैसे जीएसटी था, तो इन सब में विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति चाहिए। आपकी बुक में बिल्कुल क्लियर लिस्ट बनी हुई है। उस लिस्ट को आपको कोशिश करना है कि विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की जो सहमति और प्लस जो साधारण बहुमत से चेंज है, उन दोनों को धीरे धीरे करके, दो दो चार चार करके अपने दिमाग में बिठा लीजिए। शंकरी प्रसाद केस 1951, जो शंकरी प्रसाद केस 1951 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है केस था, जिसमें सामने पहली बार बात आई कि मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है संसद की नहीं कर सकती। तो शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं कर सकती है। फिर गोलकनाथ केस आया 67 में, तो फिर न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, अपने केस को पलट दिया उससे बड़ी बेंच ने। और फिर 1973 में फिर से ये जब केस गया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत प्रस्तुत किया और उसने कहा कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया और कहा कि संविधान का मूल ढांचा वो संशोधन से परे है। इसके बाद मिनर्वा मिल्स केस आया 1980। जो मिनर्वा मिल्स केस आया, इसने कहा कि संसद की जो संशोधन करने की शक्ति है, वो संसद की संशोधन करने की शक्ति सीमित है और संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है। तो ये इस तरीके से ये 1951, 1967, 1973 और 1980 ये वो केस हैं जिन केसेज में जाकर के सारी व्यवस्था को एक्सप्लेन किया गया, बनाई गई व्यवस्था को एक परिभाषा, एक तरीके से उस स्वरूप में डिस्क्राइब किया गया जिस रूप में वो होनी चाहिए थी। तो इसको आपको कैसे याद रखना है कि शंकरी प्रसाद केस 1951 मौलिक अधिकारों में संशोधन की बात, गोलकनाथ केस 1967 इसमें संसद ने कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, केशवानंद भारती केस 1973 इसमें मूल ढांचे का सिद्धांत आया और कहा गया कि संसद मूल ढांचे के का जो सिद्धांत है उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती है। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में इसमें न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि संसद की संशोधन की शक्ति जो है वो सीमित है और संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है। एकदम असीमित नहीं है, वो सीमित है। और उसमें सीमा कौन
उस पे सीमा कौन लगाता है? तो बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा जो है उस पर एक सीमा निर्धारित करता है। कुछ संशोधन की अगर बात करें, जैसे पहला संशोधन हुआ था और आर्टिकल 19 में युक्त युक्त प्रतिबंध जोड़ा गया था कि एकता, अखंडता, देश की रक्षा, इससे जुड़े मामलों पे आपको अंकुश लगाया जा सकता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे कंट्रोल किया जा सकता है। 42वां संविधान संशोधन, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। 44वां, इसको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से रिप्लेस कर दिया गया है ना, मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, इसमें मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लाया गया। इसके द्वारा पंचायती राज और नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 86वां संविधान संशोधन, शिक्षा के अधिकार को बहुत व्यापक स्वरूप दिया गया, मौलिक अधिकार में, मूल कर्तव्यों में, डीपीएसपी में, है ना। 103 नंबरवा भी, ये सामान्य वर्गों के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या किया गया? 10% का आरक्षण दिया गया। तो इस तरीके से ये संशोधन है कुछ, और बाकी आपको मैक्सिमम संशोधन मैं याद करवाऊंगा, वो सब याद रखने हैं, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। संविधान संशोधन की अगर विशेषता की बात करें, तो समयानुकूल परिवर्तन की सुविधा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन, मूल ढांचे की रक्षा, संसद की शक्ति परंतु सीमित है, न्यायिक समीक्षा संभव है। संविधान संशोधन प्रक्रिया भारत को स्थिरता और परिवर्तनशीलता दोनों प्रदान करती है। ये संविधान का को सजीव दस्तावेज बनाए रखती है। न्यायपालिका की देखरेख में ये सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के जो मूल्य है वो अछूते बने रहें, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक आदर्शों को सुदृढ़ किया जा सके।